सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं AKA के बारे में। ये कहानी है एक अंडरकवर एजेंट की जो शहर के सबसे बड़े सिंडिकेट का सफाया करना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे सिंडिकेट के साथ उसका ऐसा कनेक्शन बनता है कि वो अपने ही डिसीजन को लेकर के उलझ जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ आतंकवादियों को देखते हैं जिन लोगों ने अभी एक फ्रेंच जर्नलिस्ट को पकड़ के रखा है। थोड़ी देर के बाद वो लोग उसे एक गुफा में लेकर के जाते हैं और बंद कर देते हैं एक जेल में। तब हमें पता लगता है जर्नलिस्ट के बारे में। इसका नाम है एडम फ्रैंको। एडम कभी स्पेशल ऑप्स में हुआ करता था। सारे लोग इसको इसके वायलेंस के नाम से जानते हैं। एडम सबसे वायलेंट ऑफिसर्स में से एक। यहाँ पर वो जानबूझ के आया है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। तभी एक आदमी आता है उसके सेल में उसे पानी पिलाने के लिए। एडम देखता है कि यही सही मौका है। वो इस आदमी को मारता है और चला आता है सेल से बाहर। तब एक एक करके उसके सामने आतंकवादी ऐसे ही आते जाते हैं और वो सबका खात्मा करने लगता है। अब इस गुफा में चारों तरफ गोलियां चल रही हैं। सबको पता है कि वो आदमी एक एक करके सबको मार रहा है। वो सब लोग अब मारना चाहते हैं एडम को, लेकिन एडम बहुत ही होशियार है। वो छुपता है और जैसे ही मौका मिलता है वो इन्हें मार देता है। थोड़ी देर के बाद वो सारे के सारे आतंकवादियों का खात्मा देता है और जाता है आगे एक लड़की के पास जिसका नाम है सोनिया। सबको लग रहा था कि वो यहाँ पर सोनिया को छुड़ाने आया है, जबकि एडम का असली मिशन है कि वो सोनिया को मार। वो बिना कुछ सोचे समझे सोनिया को मार गिराता है क्योंकि यही उसका मिशन था। तभी हमारे सामने फ्रांस का दृश्य आता है। यहाँ पर जगह जगह पर आतंकवादियों ने बम फोड़ रखा है जिससे पूरी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है मार्कनेट की ये जिम्मेदारी है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को देखे। वो लोग जब पूरे बॉम्बिंग के बारे में पता लगाते हैं तब उन्हें एक ही नाम मिलता है और वो नाम है मुख्तार अल तैयब। इस पूरे बॉम्बिंग का वही मास्टरमाइंड है। अब कैसे भी उन्हें पकड़ना है। तब मार्कोनेट एक काम देता है अपने असिस्टेंट क्रूगर। वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अल तैयब को पकड़, वो बचना नहीं चाहिए। तब क्रूगर काम पे लग जाता है। क्रूगर को पता है कि इस काम को सिर्फ एक ही बंदा अंजाम दे सकता है और वो है एडम। वो लोग एडम से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हमारे सामने इंडोनेशिया का दृश्य आता है। यहीं पर हम एडम को देखते हैं। किसी को पता नहीं कि वो इंडोनेशिया में है। जब वो न्यूज देख रहा होता है तब हर जगह यही खबर आ रही होती है कि फ्रांस में बम ब्लास्ट हुआ है और उसके साथ साथ सोनिया गायब हो चुकी है। इसी बीच एडम को संदेश मिलता है फ्रांस गवर्नमेंट का कि अब वो फ्रांस वापस आ सकता है। उसके लिए एक मिशन है। अब एडम बिना वक्त गवाए पहुंच जाता है फ्रांस और उस अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर वो रहने वाला है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर क्रूगर भी आ जाता है मिशन की सारी जानकारियां देने के लिए। क्रूगर के पास एक बड़ी सी फाइल है जिसमें सारे लोगों की जानकारी है। वो अल तैयब के साथ साथ विक्टर नाम के आदमी का भी नाम लेता है। कहता है कि तुम्हें इन दोनों पर नजर रखना है, लेकिन तुम्हारा असली टारगेट है अल तैयब। अल तैयब पिछले बहुत समय से यहाँ पर ड्रग्स भी बेच रहा है, लेकिन डायरेक्ट तुम अल तैयब तक नहीं पहुँच पाओगे। तुम्हें पहले विक्टर के गिरोह में शामिल होना पड़ेगा और थोड़े समय तक काम भी करना पड़ेगा ताकि तुम उसके बारे में सारी जानकारियां हासिल कर सको। तभी हम विक्टर के साथ साथ अल तैयब को भी पकड़ पाएंगे। इस मिशन में तुम अकेले नहीं रहो, हमारे कुछ और एजेंट्स होंगे तुम्हारे साथ। इतना कहने के बाद वो मोना नाम की लड़की का नाम लेता है जो इसकी मदद करने वाली है। एडम को जितनी जल्दी हो सके इस मिशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। एडम भी कोई ब्रेक नहीं लेता। अगले दिन वो अपने मिशन को स्टार्ट कर देता है। ये लोग अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और जल्दी एडम को एक्सेप्ट कर लिया जाता है विक्टर के समूह में। एडम जब विक्टर के पास जाता है तब यहाँ पर एक और लड़का होता है उसके साथ जिसका नाम है करी। अंदर जाने के बाद ये लोग मिलते हैं विक्टर के राइट हैंड से जिसका नाम है यूसुफ। अंदर आने के बाद वो सबसे पहले इन दोनों के ID कार्ड को लेता है और इनके बारे में सारी चीजें पूछने लगता है। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तब अंदर आते वक्त वो सबको बताता है नियम कानून कि आखिर इन लोगों को यहाँ पर कैसे रहना है। आगे जाते समय वो 3 लोगों को दिखाता है, इन दोनों को, जिनका नाम है मन्नू, जेबी और बोगडान। ये तीनों लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं विक्टर के लिए। वो सबसे खास लोगों में से हैं। तभी हम अंदर विक्टर को देखते हैं एक मीटिंग के एक आदमी आता है विक्टर के पास और बताता है कि हमारे एक आदमी ने काम पर आने से मना कर दिया है क्योंकि उसके बेटे की तबीयत खराब है, लेकिन उसके बदले में उसने एडम को भेजा है यहाँ, तो क्या हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? इस चीज को देखने के बाद विक्टर थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि ठीक है। तभी हम बाहर एडम को देखते हैं। वो बाकी लोगों से बात कर रहा होता है, लेकिन उसकी बातों को सुनने के बाद बोगडान गुस्सा हो जाता है। वो एडम के पास आता है और उसकी बुराई करना शुरू कर देता है। एक वक्त के बाद ये दोनों आर्गुमेंट करने लगते हैं। तब बोगडान मारने की कोशिश करता है एडम को, लेकिन एडम एक ही पंच में उसे बेहोश करके नीचे गिरा देता है। चारों तरफ ये बात फैल जाती है। तब विक्टर आता है बाहर और एडम को एक पंच मारता है। फिर अपने आदमियों को कहता है कि इसे जल्दी से काम पर लेकर के जाओ। तब ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। इसी बीच जैक आता है अपने घर पे। तब हमें पता लगता है कि जैक के घर पे पहले से ही मोना और सिस्को हैं, जिन लोगों ने जैक को विवश किया था कि वो जाकर के विक्टर के पास झूठ बोले और एडम को उनके गिरोह में शामिल करवा दे। इसीलिए जैक ने ऐसा किया, लेकिन अब जैक इनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तब ये लोग जैक को बेहोश करते हैं और उसके बेटे के साथ यहाँ से दूर भेज देते हैं ताकि वो कभी भी विक्टर को कुछ भी ना बता सके। फिर सिस्को और मोना अपने वैन को लेकर के चले जाते हैं विक्टर के घर के आगे। विक्टर के हर एक गतिविधियों पर उनकी नजर है। वो किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, सारी चीजों को ये लोग देख रहे हैं। इसी बीच इन्हें पता लगता है कि विक्टर फोन पर किसी से बात कर रहा है। तब वो लोग उसके कॉल को टैप करने लगते हैं।
जिस आदमी ने उसे कॉल किया था वो लोग उसके वॉइस को मैच करवाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें पता लगता है कि कॉलर कोई और नहीं बल्कि अलतैयब है। तभी हम अलतैयब को देखते हैं। अलतैयब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी है। ज्यादातर लोगों ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। वो जब भी किसी से मिलने जाता है आधे लोग उसे देख करके ही डर जाते हैं। वो अपने हर एक कदम को फूंक फूंक के रखता है। अभी वो जिस आदमी के साथ रह रहा है उसका नाम है यासीन। यासीन ने उसे छुपा करके रखा है। इसी बीच हम एडम को देखते हैं जो काम पर जा रहा है। एडम का नया पार्टनर है पीप। इन दोनों को अभी एक बैंकर के पास जाना है जो पूरे बैंक का इन्हें नक्शा देगा। थोड़े समय के बाद ये लोग बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो नक्शा इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंदर जाने के बाद पीवी लीड लेता है और जाकर के बैठ जाता है उस बैंकर के पास। लेकिन पीवी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। वो बैंकर उससे बदतमीजी करना शुरू कर देता है और वो नक्शा नहीं देता। एडम इन चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सीधा बैंकर के पास जाता है और उसके हाथ को तोड़ देता है। बैंकर समझ जाता है कि एडम बहुत ही वायलेंट है। अगर उसने जल्दी से उसे नक्शा नहीं दिया तो वो उसे ऐसे ही टॉर्चर करता रहेगा। तो वो पूरी की पूरी फाइल हवाले कर देता है पीवी के। इस चीज को देखने के बाद पीवी बहुत खुश होता है। वो समझ जाता है कि एडम में वाकई में दम है। अगर ये दोनों एक साथ रहे तब ये सारे के सारे काम को पूरा करेंगे। पीवी उसे रात में इनवाइट करता है क्लब में जाने की। ये दोनों चले आते हैं क्लब में। अंदर आने के बाद एडम को पता लगता है कि ये क्लब नटालिया नाम की लड़की का है और नटालिया विक्टर की पत्नी है। ये लोग अंदर जाने के बाद ड्रिंक्स लेने लगते हैं। तभी बाहर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है एमेट। एमेट विक्टर का दुश्मन है। वो कैसे भी विक्टर को परेशान करना चाहता है, इसीलिए आज वो यहाँ पर आया हुआ है अपने बहुत सारे आदमियों के साथ। अंदर आते ही वो गार्ड पर हमला कर देता है। जैसे ही एडम को इस बारे में पता लगता है वो आगे जाता है। पीवी भी उसके साथ है। ये सारे लोग मिलकर के एमेट को पीटने लगते हैं और उसके सारे आदमियों को। अगर ये दोनों आज यहाँ पर नहीं होते तो बहुत ही बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता था। लेकिन एडम ने सारी चीजों को संभाल लिया। लेकिन जैसे ही नटालिया घर जाती है अगले सुबह वो जाती है विक्टर के पास और उस पर चिल्लाने लगी है कि विक्टर के काम की वजह से उसे कितना ज्यादा परेशान होना पड़ा है। ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। तभी हम विक्टर के बेटे को देखते हैं जिसका नाम है जोनाथन। जोनाथन अपने माता पिता को लड़ते हुए देखने के बाद परेशान हो जाता है। विक्टर जब इस चीज को नोटिस करता है तब वो एडम को कहता है कि वो जोनाथन को ले जाकर के स्कूल छोड़। एडम भी ऐसा ही करता है। वो जोनाथन को बैठा लेता है अपनी कार में, लेकिन वो यहाँ से निकलता तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम है हेलेन। हेलेन विक्टर की बड़ी बेटी है। वो विक्टर के किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं कर, इसीलिए वो जोनाथन को बाहर निकालती है और खुद ही लेकर के जाने लगती है स्कूल छोड़ने के लिए। तब एडम अपने अपार्टमेंट वापस आ जाता है आराम कर। तभी थोड़ी देर के बाद उसका फोन बजता है और विक्टर कहता है कि मुझसे आकर के मेरे दफ्तर में मिल। एडम भी पहुंच जाता है। विक्टर अब धीरे धीरे एडम से प्रभावित हो रहा है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी पूरी फाइल देखी जो अभी ला करके मुझे यूसुफ ने। तुम्हारा पास्ट बहुत ही डार्क है। मुझे ये बात जान करके बहुत हैरानी हुई कि तुमने अपना पहला मर्डर 15 साल की उम्र में किया था, वो भी अपने रिलेटिव का। तुम बहुत ही काम के आदमी। तुम्हें ड्राइवर बन करके नहीं रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पत्नी के बार को अब तुम गार्ड करो। अब से तुम सारी चीजों को देखोगे। उसके साथ साथ जोनाथन को तुम ही स्कूल लेकर के जाओ। मैं दूसरे किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। तब एडम भी ऐसा ही करता है और जोनाथन को लेकर के चला जाता है स्कूल। लेकिन छुट्टी के समय जब जोनाथन बाहर आ रहा होता है तभी उसे कुछ लड़के बुली करने लगते हैं और एक लड़का उसे उठा करके पटक देता है। जोनाथन एक माफिया का बेटा है, फिर भी वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता। इस चीज को देखने के बाद एडम जाता है जोनाथन के पास। वो उसे उठाता है और सामने वाले लड़के को डराता भी। तभी यहाँ पर हेलिन आ जाती है और कहती है कि जोनाथन को लेकर के मैं घर जाऊं, तुम्हें इसे लेकर के जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब एडम भी मान जाता है। हेलिन जाती है गाड़ी में से जोनाथन का सामान निकालने के लिए। वहीं पर उसे एक फाइल नजर आती है जिसमें एडम की सारी जानकारियां हैं। वो चुपके से उस फाइल को भी उठा लेती। घर आने के बाद वो जैसे ही फाइल्स को पढ़ना शुरू करती है उसे पता लगता है कि एडम एक कातिल है और 15 साल की उम्र से वो लोगों को मारते आ रहा है। 15 साल में उसने जिस आदमी को मारा था उसी आदमी ने एडम के छोटे भाई को मारा था, वो भी उसे हरास करने के बाद। तब से मौत का सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। इसी बीच हम अलतैयब को देखते हैं। वो एक सपना देख रहा है। सपने में उसे नजर आता है कि कैसे लोगों ने उसकी पत्नी और बच्चे को मारा था। ये सपने उसे बार बार परेशान करते हैं। जैसे ही वो नींद से उठता है वो प्रार्थना करने लगता है अपने ईश्वर से कि वो ज्यादा परेशान नहीं होना चाहता। तभी यहाँ पर हम पीवी को देखते हैं। तब हमें पता लगता है कि पीवी अलतैयब का कजन है और उसका असली नाम है हसन। पीवी को देखने के बाद अलतैयब उसे अंदर बुलाता है और कहता है कि मेरे साथ अंदर आकर प्रार्थना करो। तभी हम एडम को देखते हैं बार के बाहर। एडम देखता है कि नटालिया एक आदमी से बात कर रही है। वो बड़े ही ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करता है। तभी अगले दिन हम देखते हैं कि आज जोनाथन का बर्थडे है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, लेकिन कोई भी जोनाथन पर ध्यान नहीं दे रहा। अपने बर्थडे के दिन भी जोनाथन अकेला है। उसे बहुत ही बुरा लगता है। तभी उसके पास आता है एडम जो एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है। जोनाथन जैसे ही गिफ्ट को खोलता है उसे पता लगता है कि इसके अंदर एक पंचिंग बैग है। एडम चाहता है कि जोनाथन स्ट्रॉन्ग बने, वो पंचिंग बैग पे प्रैक्टिस करे और अपने आप को डिफेंड कर सके। जोनाथन बहुत खुश होता है। तब ये लोग खेलने लगते हैं। इसी बीच एडम चला जाता है विक्टर के कमरे में और अंदर एक बग को फिक्स करने लगता है, लेकिन किसी को शक ना हो इसीलिए वो जोनाथन को भी साथ लेकर के आया है ताकि सबको लगे कि ये लोग लुक्का छिपी खेल रहे हैं।
लेकिन जब एडम विक्टर के टेबल के नीचे होता है तभी यहाँ पर विक्टर आ जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तब एडम बड़े ही चालाकी के साथ उस बग को निकाल लेता है ताकि विक्टर को शक ना हो। वो कहता है कि बस मैं लुका छिपी खेल रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही पीवी आता है एडम के पास और कहता है कि हमें आज ही रॉबरी करनी है तो तैयार हो जाओ। तब सारे लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जैसे ही ये लोग कॉल को टैप करते हैं इन्हें पता लगता है कि विक्टर बात कर रहा है अल तैयब से। वो उसे कहता है कि हम आज ही रॉबरी को अंजाम देने वाले हैं, यानी कि जब ये लोग रॉबरी करेंगे उसमें से कुछ पैसे ये लोग आतंकवादियों के पास भेजेंगे। ये सारे लोग इन चीजों को देखने के बाद आश्चर्यचकित है, लेकिन एडम कुछ नहीं कर सकता। वो बाकी लोगों के साथ निकल पड़ता है रॉबरी करने के। सारे लोग कहते हैं कि एडम को बाहर गाड़ी में ही बैठना है। पीवी बाकी लोगों के साथ चला जाता है बैंक के अंदर और थोड़ी देर के बाद ये लोग रॉबरी को अंजाम दे देते हैं। ये लोग बाहर आते हैं और एडम गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। इन्हें लगता है कि बड़े ही आसानी से इन लोगों ने रॉबरी को अंजाम दिया। तभी एमिट के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले वो टक्कर मारते हैं इनकी गाड़ी। अब चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। एमिट के लोगों को लगता है कि वो बड़े ही आसानी से सबको धूल चटा सकते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि एडम कितना खतरनाक है। एडम की शूटिंग स्किल्स लाजवाब है। जब वो गोली चलाना शुरू करता है तब वो किसी को भी नहीं छोड़ता। वो हर तरफ लाशें बिछा देता है। ये लोग जल्दी यहाँ से भागने लगते हैं। एमिट के लोग अभी भी इनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन एडम भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो आते जाते हैं और वो सबका खात्मा करते जाता है। थोड़ी देर के बाद सही सलामत ये लोग सारे पैसों को लेकर के पहुंच जाते हैं विक्टर के घर पे। तब सारे लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि कौन से पैसे को कहां पर भेजना है। विक्टर कुछ पैसे देता है पी को और कहता है कि इसे ले जाकर के अल तैयब दे ताकि वो अपने मकसद को पूरा कर सके। बाहर से एडम इन सारी चीजों को देख रहा है। वो समझ जाता है कि विक्टर का कनेक्शन यहाँ के आतंकवादियों के साथ है। पीवी पैसों को लेता है और जाने लगता है अल तैयब के पास। तब एडम उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तभी रास्ते में उसे नटालिया नजर आती है। वो नटालिया को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम एमिट के साथ मिल करके काम कर और तुमने ही उसे बताया था रॉबरी के बारे। इन पैसों को लो और जोनाथन को लेकर के जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। आज नहीं तो कल विक्टर को पूरी सच्चाई पता लगने वाली है, तब वो तुम्हें मार देगा। इतने कहने के बाद एडम निकल जाता है। तभी एमिट का कॉल आता है नटालिया के पास। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने बताया नहीं था कि कितने सारे लोग हैं। तुम्हारे एक आदमी ने मेरे सारे आदमियों को मार दिया। अब जोनाथन मेरे पास है। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो मुझे रॉबरी के सारे पैसे चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद अब नटालिया परेशान हो जाती है। वो भागती हुई जाती है विक्टर के पास और कहती है कि एमिट ने जोनाथन को किडनैप कर लिया है। अगर तुमने रॉबरी के सारे पैसे उसे नहीं दिए तब वो उसे मार देगा। इन बातों को सुनने के बाद विक्टर कहता है कि मैं उसे पैसे नहीं दे सकता, ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। मैं कभी भी रैंसम के पैसे किसी को नहीं देता। तब नटालिया भड़क जाती और कहती है कि अगर जोनाथन तुम्हारा असली बेटा होता तब शायद तुम पैसे दे देते। वो तुम्हारा असली बेटा नहीं है, इसीलिए तुम ये सारी चीजें कर रहे हो। हेलेन भी इन सारी बातों को सुन लेती है। वो अपने भाई को नहीं खोना चाहती। उसे पता है कि एडम कितना काबिल है। वो सीधा एडम को कॉल करती है और उसे पूरी बात बता देती है कि जोनाथन एमिट के पास है और विक्टर उसके बदले कोई भी पैसे नहीं देने वाला। तो एडम को ही जोनाथन की जान बचानी पड़े। जोनाथन मान जाता है। ये लोग अभी अल तैयब के पास आए हुए हैं, लेकिन एडम इस मिशन को छोड़ देता है। वो सिस्को से बंदूक लेता है और निकल पड़ता है जोनाथन को बचाने के। लेकिन सिस्को अभी भी अल तैयब पे नजर रख रहा है। इन्हें खबर मिली है कि वो एक साइबर कैफे में है। थोड़ी देर तक सिस्को यहीं पर इंतजार करता है और अल तैयब आ जाता है बाहर। उसे देखते ही सिस्को उसका पीछा करना शुरू करता है। थोड़ी देर के बाद वो अल तैयब पर बंदूक तानता है और कहता है उसे रुकने के लिए। तभी हम पीवी को देखते हैं जो सिस्को को गोली मार देता है। यहीं पर सिस्को की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एडम पहुंच चुका है एमिट के हेडक्वार्टर पे। वो देखता है कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है। वो इतने आसानी से अंदर नहीं जा पाएगा। तभी उसे पता लगता है कि अंदर बहुत सारे लोग ड्रग्स खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो वो भी एक जंकी बन जाता है और चला जाता है अंदर ड्रग्स लेने के लिए। वो एक पाउच खरीदता है लेकिन बाहर नहीं आता। धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है जोनाथन को ढूंढने के लिए। तब उसका सामना होता है एमिट के लोगों से। वो एक एक करके सबको मारना शुरू करता है। जैसे ही गोलियों की आवाज हर जगह फैलती है चारों तरफ से लोग आने लगते हैं, लेकिन एडम एक एक करके सबको मारता है। ये सारे लोग एक साथ नहीं आते, सब थोड़ी देर के बाद आ रहे हैं। तब तक एडम को पूरा मौका मिल जा रहा है बाकी लोगों को मारने का। वो हर तरफ लाशें बिछा देता है, लेकिन इसी बीच वो भी घायल हो जाता है। उसके पेट पर एक बहुत बड़ा जख्म है। फिर वो अपनी ब्लीडिंग को रोकता है और आगे बढ़ने लगता है जोनाथन को ढूंढने। वो उस कमरे में पहुंचता है जहाँ पर जोनाथन है, लेकिन एक आदमी ने उस पर बंदूक तान करके रखा है। एडम बड़े ही चालाकी से उस आदमी को मार देता है और जोनाथन को लेकर के आने लगता है। वो जैसे ही विक्टर के घर पे पहुंचता है, नटालिया अपने बच्चे को देख करके बहुत खुश हुई है। तभी यहाँ पर हेलेन भी आती है। वो देखती है कि एडम बेहोश हो चुका है। वो लोग उसे अंदर लेकर के जाते और उपचार करना शुरू करते हैं। तभी एडम को अपना पास्ट याद आता है कि उसे क्रूगर ने ऑफर दिया था एक एजेंट का। इसी बीच एडम को होश आ जाता है। उसे याद आता है कि वो एक मिशन को आधे पर छोड़ करके आया था। वो कपड़े पहन करके निकलने लगता है। तब हेलेन उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन एडम नहीं रुकता और निकल पड़ता है जाने के लिए।
तभी हम अल तैयब को देखते हैं जो आता है मार्कोनेट के घर पे और एक एनवेलप रख करके भाग जाता है। तब तक एडम पहुंच जाता है उस साइबर कैफे में। अंदर जाने के बाद वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करता है। तब उसे पता लगता है कि मौत हो चुकी है सिस्को। अब एडम बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसे लगता है कि सिस्को की मौत उसकी वजह से हुई है। अगर वो यहाँ पर मौजूद रहता तब वो लोग अल तैयब को भी पकड़ लेते और सिस्को की मौत भी नहीं थी। लेकिन इसी बीच बाहर बहुत सारे पुलिस वाले चले आते हैं और वो एडम को बाहर आने के लिए कहते हैं। तब एडम बाहर आ जाता है, लेकिन वो पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करते उससे पहले वो बताता है कि वो भी पुलिस वाला है। तब सारे पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन दूर ही हम यूसुफ को देखते हैं। यूसुफ ने ही पुलिस वालों को इत्तला किया था। उसे बहुत पहले से शक था एडम पे। आज उसका शक यकीन में बदल गया। एडम यहाँ से निकलता है और चला जाता है अपने अपार्टमेंट। तभी वो देखता है कि हेलेन बाहर ही खड़ी है। हेलेन को पता था कि एडम का जख्म कितना गहरा है। अंदर आने के बाद एडम दोबारा बेहोश हो जाता है। हेलेन उसके लिए दवाइयाँ लेकर के आई। वो उसका उपचार करना शुरू कर देती है। तभी हम मोना को देखते हैं। वो अपने बाकी किसी भी साथी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तभी वो देखती है कि विक्टर बात कर रहा है अपने हाथों से। उसे पता लग गया है कि उसकी पत्नी एमेट के साथ मिली हुई है, यानी कि वो लोग नटालिया को मरवाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ वो यूसुफ के कॉल को सुनती है। तब उसे पता लगता है कि यूसुफ अपने आदमियों के साथ जा रहा है एडम को मारने के लिए। तभी मार्कनेट बुलाता है अपने पास क्रूगर को और कहता है कि अल तैयब ने मेरे घर पे एक एनवेलप छोड़ा था जिसमें मेरी कुछ तस्वीरें हैं। वो मुझे धमकी दे रहा है, अगर ये तस्वीरें मीडिया वालों के सामने आ गई तब हम कहीं के नहीं रहेंगे। तभी हम यूसुफ को देखते हैं उसके आदमियों के साथ, जो उसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा है जिस बिल्डिंग के अंदर एडम का अपार्टमेंट है। लेकिन ये लोग ऊपर जाते उससे पहले यहाँ पर मोना आ जाती है और इनसे बात करना शुरू कर देती है। बातों के बीच वो बंदूक निकालती है और एक एक करके सबको मारने लगती है। लेकिन आखिरी आदमी गोली चला देता है मोना पे। तब वो गोली आकर के लगती है उसके गले पे। लेकिन मोना वक्त जाया नहीं करती। वो सीधा कॉल करती है एडम को और बता देती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सबको पता लग गया है उसकी आइडेंटिटी के बारे में। तब एडम ट्रेस करता है पीवी को और निकल पड़ता है उसे पकड़ने की। वो जाता है एक पुराने हॉस्पिटल में। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि पीवी और अल तैयब दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो सीधा गोली मारता है यहाँ पर अल तैयब के पैर में और कहता है कि तुम्हें अब चलना पड़ेगा मेरे साथ। तब अल तैयब पूरी सच्चाई बताना शुरू करता है कि मैं कोई भी आतंकवादी नहीं, फ्रांस गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। फिर मार्कनेट और क्रूगर इन दोनों ने मिलकर के मुझे आतंकवादी बनाया अपने फायदे के लिए और मेरे पूरे परिवार को भी मरवा दिया। मगर मेरी बेटी अभी भी जिंदा है, वो अंदर कोमा में है। मैं उसी के लिए यहाँ पर अभी तक खड़ा हूँ, वरना मैं सब कुछ छोड़ करके चला गया होता। इन सारी बातों को सुनने के बाद एडम अल तैयब को कहता है कि अपनी बेटी के पास जाओ। लेकिन जैसे ही अल तैयब अंदर जाता है क्रूगर के लोग उसे मार देते हैं। अब चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। क्रूगर के लोग सबको मारना चाहते हैं। ये सारे के सारे पुलिस वाले हैं। तब एडम अपना कमाल दिखाता है। वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। पीवी को कहता है कि अपने नीज को उठाओ और लेकर के जाओ बाहर के वैन, मैं इन सबको खत्म करके आता हूँ। तो पीवी ऐसा ही करता है। एडम एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस वालों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। वो लोग एडम पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब एक गोली आकर के लग जाती है एडम के कंधे पर। फिर भी वो इनसे लड़ता है और थोड़ी देर के बाद चला आता है बाहर और पीवी के साथ ये लोग भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जिसने नटालिया को मार दिया है। तभी यहाँ पर क्रूगर के लोग आते हैं और वो विक्टर को भी मार देते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अगली सुबह मार्कनेट जैसे ही न्यूज़पेपर देखता है उसे पता लगता है कि सारी तस्वीरों को लीक कर दिया गया है। न्यूज़पेपर में मार्कनेट की एक तस्वीर छपी है जिसमें वो अल तैयब से हाथ मिला रहा है, जिसे उसने ही आतंकवादी घोषित किया था। और अब सबको लगेगा कि मार्कनेट एक आतंकवादी से मिला हुआ था। मार्कनेट का करियर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। पीवी अपने नीज को लेता है और जाने लगता है इस देश को छोड़ करके। तभी हम हेलिन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है। लेकिन क्रूगर ने अपने सारे आदमियों को लगा दिया है उसके पीछे। वो नहीं चाहता कि विक्टर के परिवार का कोई भी जिंदा रहे। हेलिन एक बस में आकर के बैठती है। क्रूगर को पता लग जाता है इस बारे में। तब वो खुद आता है हेलिन को मारने के लिए। लेकिन वो हेलिन को मारता उससे पहले इस बस के अंदर चला आता है एडम और वो क्रूगर को मार देता है। क्रूगर के मरने के बाद अब हेलिन आजाद है और एडम भी। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।